हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले लॉरेंस प्रिंसिपल के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था लेंजेस लॉ के बारे में, फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी तरीके का चेंज होता है, मोशन होता है, और वो मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कंडक्टर को रखें तो कंडक्टर में इंड्यूस होता है ईएमएफ की वजह से फ्लो होता है करंट। मगर फैराडे का लॉ आपको ये नहीं बताता कि जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो ये करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास एक लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंजेस लॉ। लेंजेस ने बताया था कि जो करंट जो इंड्यूस होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है सोर्स के। जिस भी रीज़न के वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट इंड्यूस होता है वो करंट का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा उसके जिस रीज़न के वजह से करंट आपकी सर्किट में इंड्यूस हो रहा है। सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो किसी सोर्स की वजह से आपकी सर्किट में अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो करंट का जो डायरेक्शन होगा सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या फिर आप बोल सकते हो जो करंट होगा उसका नेचर कुछ इस तरीके से होगा कि जो करंट है वो सोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हमें बात करना है लॉरेंस प्रिंसिपल के बारे में। इससे पहले एक चीज़ जो कि मैंने आपको बताना भूल गया था, जो लेंजेस लॉ होता है वो कॉन्सिक्वेंस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, राइट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो जो लेंजेस लॉ है वो एक एग्जांपल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम लोग ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। आपने देखा होगा फ्री एनर्जी, बेसिकली फ्री एनर्जी का एक्सिस्टेंस ही नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्री में एनर्जी मिलती नहीं है। जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो सन से आपको हीट एनर्जी मिलती है तो आपको ऐसा लगता है कि जो हीट एनर्जी ये फ्री एनर्जी है, तो ये बेसिकली फ्री एनर्जी नहीं है। सन में भी आप देखो एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, और वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के वजह से या फिर हम लोग बोल सकते हो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसके वजह से आपको सन की एनर्जी मिलती है, या फिर आप बोल सकते हो हीट एनर्जी मिलती है। तो इन सिंपल वर्ड जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। अगर ये यूनिवर्स में अगर एनर्जी अगर फ्री में मिल रही होती ना, अगर फ्री एनर्जी अगर सच में यूनिवर्स में होती तो ऐसे केस में किसी को भी काम करना नहीं पड़ता। तो बात करने वाले हम लोग लॉरेंस प्रिंसिपल के बारे में, राइट। तो लॉरेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस प्रिंसिपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है चार्ज। यहाँ पर ये जो चार्ज है इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अगर चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर होता है तो ऑब्वियसली चार्ज के ऊपर एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगा क्या, जो चार्ज है उसका मोशन होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है चार्ज, और ये जो चार्ज है इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो है परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उस पर लगता है फोर्स, और वो जो फोर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो जो लॉरेंस फोर्स होता है वो वेक्टर सम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, चार्ज अगर मूव कर रहा है, और चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है, जिसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे केस में जो चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो वेक्टर सम होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। अगर आप लॉरेंस फोर्स के बारे में इंटरेस्टेड हो बहुत डिटेल में जानने के लिए, तो एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हूँ लॉरेंस प्रिंसिपल के ऊपर, आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने लॉरेंस प्रिंसिपल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, उसका सब मैथमेटिकल प्रूफ मैंने सब शो किया हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लॉरेंस लॉ के अकॉर्डिंग या फिर लॉरेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो चार्ज है इस पर जो फोर्स जो लगेगा वो वेक्टर सम होगा, जो कि ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एज पर लॉरेंस लॉ के अकॉर्डिंग, इफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मूविंग इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है वी वेलोसिटी के साथ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो फोर्स एक्ट करेगा चार्ज के ऊपर, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर लॉरेंस फोर्स टू एक्ट ओवर चार्ज, लॉरेंस फोर्स के लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो चार्ज है उसमें होना चाहिए मोशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो चार्ज है हम लोग उसको स्टैटिक रखेंगे और वो चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा मगर चार्ज स्टैटिक होगा, तो ऐसे कि इसमें जो चार्ज है उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। अगर आपको चार्ज पर अगर फोर्स लगवाना है, लॉरेंस फोर्स अगर लगवाना है, तो ऐसे केस में जो चार्ज है वो मूव करना चाहिए और चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर लॉरेंस फोर्स टू एक्ट ओवर चार्ज देयर इज़ अ कंडीशन। सबसे पहला जो चार्ज है वो मोशन में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दूसरा जो चार्ज का जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लॉरेंस प्रिंसिपल है आप इसको बुक में कुछ इस तरीके से पढ़ोगे, वैन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स विल एक्ट ओवर करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दैट फोर्स इज नॉन एज लॉरेंस फोर्स। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स है इसी को ही हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। यहाँ पर ये लॉरेंस फोर्स को हम लोग कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात किया जो लॉरेंस फोर्स होता है वो सम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। तो जो लॉरेंस फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स उसका क्या है, सम। यहाँ पर ये क्यू आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स, जो लॉरेंस फोर्स क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। सिमिलरली मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, वेलोसिटी एज अ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है इन लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड ऑन। लॉरेंस फोर्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के ऊपर, मतलब Q इंटू ई वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने जो रिलेशन जो कंसिडर किया, आप इसको अगर कॉम्पैक्ट करके लिखो, यहाँ पर ये Q और यहाँ पर ये Q, आप इसको कॉमन आउट कर लो तो आपको जो रिलेशन जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, F एज अ वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर प्लस वेलोसिटी एज अ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था लॉरेंस फोर्स से हमने क्या सीखा, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे केस में फोर्स एक्ट करता है रिजल्टेंट फोर्स जो कि होता है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स को हम लोग कुछ इस तरीके से भी बयान करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन वैन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्ट ओवर दैट कंडक्टर। तो इसको हम लोग समझते हैं ये किस तरीके से स्टेटमेंट लॉरेंस प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये मैग्नेट का साउथ पोल, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है आर्मेचर। मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमें ये वाला वेक्टर शो कर रहा है। सिमिलरली ये जो आर्मेचर है इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ आर्मेचर में से। तो अगर हम लोग देखें आर्मेचर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किस में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Q चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या फिर आप बोल सकते हो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप मैथमेटिकली अगर देखो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आपको कैसा मिलेगा, वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर फोर्स का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर है इस पर भी जो फोर्स जो लगेगा वो करंट का डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो आर्मेचर है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो आर्मेचर है वो ऊपर की तरफ जाएगा और उसका ये वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ चले जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लॉरेंस प्रिंसिपल एसोसिएटेड होता है डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के साथ। और यहाँ पर ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किसका वर्किंग प्रिंसिपल है, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये साउथ पोल। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग रखें तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर लगता है फोर्स, और ये जो फोर्स होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लॉरेंस फोर्स।
मगर डीसी जनरेटर के केस में हम लोग कंडक्टर तो रखते हैं, मगर वो जो कंडक्टर है वो करंट कैरी नहीं कर रहा होता है। डीसी जनरेटर के केस में जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के रोटेट करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंडक्टर हमने जो कंसिडर किया है, दिस कंडक्टर इज़ नॉट कैरिंग करंट, इट इज़ मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। डीसी जनरेटर के केस में ये जो कंडक्टर है ये करंट कैरी नहीं करता। ये जो कंडक्टर है इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख के रोटेट करते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, जो कंडक्टर है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट का फ्लो होता है। मगर डीसी मोटर के केस में कंडक्टर करंट कैरी कर रहा होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके वजह से होता है क्या, ये जो कंडक्टर है इस पर लगता है फोर्स, और ये जो फोर्स है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो डीसी मोटर के केस में जो कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा होगा, और ये डीसी जनरेटर के केस में जो कंडक्टर है वो करंट कैरी नहीं कर रहा होगा। मगर डीसी जनरेटर के केस में जो कंडक्टर होगा उसको आपको रोटेट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके वजह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग आपके कंडक्टर में इंड्यूस होगा ईएमएफ, और वो ईएमएफ के इंडक्शन की वजह से आपके कंडक्टर में फ्लो होगा करंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स जो लगता है वो ये वाले रिलेशन से भी एसोसिएटेड होता है। एक हमने पढ़ा लॉरेंस फोर्स के बारे में, जिसमें हमने लॉरेंस फोर्स के बारे में हमने पढ़ा, और दूसरा फोर्स के लिए हमारे पास ये वाला भी इक्वेशन होता है। यहाँ पर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स जो लगता है, जब तक कि लॉरेंस प्रिंसिपल के बारे में हमें ना पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स जो लगता है वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड होता है। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर और अपना करंट एलिमेंट एज अ वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये करंट एलिमेंट एज वेक्टर, दोनों का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कंसिडर कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फोर्स ओवर करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पर ये जो रिलेशन हमने जो कंसिडर किया, अगर आप इसके बारे में अगर डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपलोड किया है वीडियो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में। मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में हमने शो किया है, इसका हमने मैथमेटिकल प्रूफ कंसिडर किया है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स जो लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर, करंट एलिमेंट एज अ वेक्टर, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। Force which will act on current carrying conductor is depend on cross product of current element IL as a vector and magnetic field as a vector। यहाँ पर ये करंट एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो करंट है इसको हम लोग वेक्टर कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, मगर करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मगर करंट डेंसिटी को हम लोग यहाँ पर एज्यूम नहीं कर सकते इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें कोई ऐसी क्वांटिटी चाहिए होता है जो कि करंट के साथ एसोसिएटेड हो और जो कि वेक्टर हो। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग कंसिडर करते हैं करंट एलिमेंट। अब ये करंट एलिमेंट होता है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है कंडक्टर। ये कंडक्टर में हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, और ये इनफाइनाइटेसिमल लेंथ के साथ एसोसिएटेड जो करंट है वह आई। यहाँ पर ये कंडक्टर में हमने कंसिडर किया ये है लेंथ कंडक्टर की, और ये कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड जो करंट है वह आई। तो यहाँ पर ये जो आई इंटू एल है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं करंट एलिमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये लेंथ और यहाँ पर ये करंट, दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं करंट एलिमेंट। दिस लेंथ इज करंट एलिमेंट, और ये हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्स विच विल एक्ट, यहाँ पर ये जो टर्म है वो इंडिकेट कर रहा है करंट एलिमेंट। फोर्स विच विल एक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स जो एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर के ऊपर। यहाँ पर आपको एक और एक चीज़ पता होना चाहिए, जब भी किसी कंडक्टर में दो पैरेलल कंडक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो दोनों जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मगर अगर दो पैरेलल कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो, ऐसे केस में दोनों जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा दो कंडक्टर के बीच में। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसा याद रख सकते हो, किसी दो लोगों की सोच अगर सेम है तो ऐसे केस में वो दोनों जो लोग होंगे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली किसी दो पैरेलल कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। व्हेन टू कंडक्टर कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन देन अट्रैक्शन फोर्स विल अपीयर इन बिटवीन बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर। और सिमिलरली जब दो कंडक्टर करंट कैरी करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, व्हेन टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बेसिकली होगा क्या, दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पर आपको एक और एक चीज़ पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया पहला वाला केस। पहले वाले केस में हमने एज्यूम किया है ये कंडक्टर हमने कंसिडर किया, ये है कंडक्टर, और ये कंडक्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आई करंट, और जो आई करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है।
तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, आपका जो थंब है आप उसको अलाइन कर दो आई करंट के डायरेक्शन में। अगर आप थंब को अलाइन कर दोगे आई करंट के डायरेक्शन में, मतलब थंब का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगा, तो आपकी जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो आपको इंडिकेट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देखो राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ट और लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड। जो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम लोग शो करते हैं क्रॉस साइन से, और जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम लोग शो करते हैं डॉट साइन से। अगर मैग्नेटिक फील्ड मोबाइल की स्क्रीन से अंदर जा रही हो तो उसको हम लोग शो करेंगे क्रॉस साइन से। मैग्नेटिक फील्ड अगर ये मोबाइल की स्क्रीन से बाहर आ रही हो तो उसको हम लोग शो करेंगे डॉट साइन से, और ये डॉट साइन हमें इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड। यहाँ पर आप इसको कैसा याद रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये आपको सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है। ये सर्कल को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, ओ से कंपेयर कर सकते हो, राइट। यहाँ पर ये जो डॉट है आप इसको कंपेयर कर सकते हो किससे, ओ से, तो इंस्टेंटेनियसली आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें से अगर लीनियर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा होता है, सर्कुलर कॉइल नहीं होती, स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा होता है, तो हमारा जो थंब होता है उसको हम लोग अलाइन कर लेते हैं करंट की डायरेक्शन में, और जो कर्ल्ड फिंगर होती है वो हमें इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मगर अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सर्कुलर लूप के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में, तो जब भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप के फॉर्म में होता है तो ऐसे केस में राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी आप उसको अलाइन करोगे करंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर आप राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करो तो ऐसे केस में आपका जो थंब होगा इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। लीनियर कंडक्टर के केस में आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहेगा। सर्कुलर कंडक्टर के केस में आपकी जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो करंट के डायरेक्शन में रहेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, तो अगर हम लोग देखें इन दिस केस कर्ल्ड फिंगर इज प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सर्कुलर लूप के केस में हम लोग क्या करेंगे, जो कर्ल्ड फिंगर होगी उसको हम लोग रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, और जो थंब होगा उसको हम लोग कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे, जो थंब है उसको हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब को हम लोग कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसी के साथ एसोसिएटेड हम लोग डॉट कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर ये डॉट कन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये जो डॉट कन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट है किसी लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है समझने के लिए, मगर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊँगा जिसके हेल्प से डॉट कन्वेंशन आपके लिए समझना बहुत हद तक के आसान हो जाएगा, राइट। इतना आसान हो जाएगा कि आप फिगर देखते साथ ही बता दोगे कि कहाँ पर डॉट लगेगा और कहाँ पर डॉट नहीं लगेगा। ये डॉट कन्वेंशन का क्या सीन है, अगर आपको दो वाइंडिंग का अगर पोलैरिटी पता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया दो कॉइल, यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल। अगर आपको पहली वाली कॉइल की अगर पोलैरिटी पता है तो यहाँ पर ये जो दूसरी वाली जो कॉइल होगी इसकी आप वोल्टेज पोलैरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट कन्वेंशन। तो डॉट कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट कन्वेंशन। अगर वोल्टेज पोलैरिटी अगर हमें एक वाइंडिंग की पता है तो दूसरे वाइंडिंग की जो वोल्टेज पोलैरिटी होती है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट कन्वेंशन। इफ वोल्टेज पोलैरिटी इज नोन इन वन वाइंडिंग देन विद द हेल्प ऑफ डॉट कन्वेंशन वी कैन आइडेंटिफाई वोल्टेज पोलैरिटी इन अनदर वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डॉट कन्वेंशन समझने से पहला आप सबसे पहला ये फिगर को देखो। यहाँ पर ये फिगर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रही है कोर, और ये कोर के ऊपर वाइंडिंग या फिर आप बोल सकते हो जो कॉइल है उसको हमने वुंड किया है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपको डॉटेड बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, डॉटेड बॉक्स, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर ये आपको जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर जो वाइंडिंग जो दिखाई दे रही है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड वाइंडिंग। और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाली जो वाइंडिंग आपको जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैकवर्ड वाइंडिंग। तो फॉरवर्ड वाइंडिंग और बैकवर्ड वाइंडिंग आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये वाली फिगर में ये डॉटेड बॉक्स में आपको जो वाइंडिंग जो दिखाई दे रही है ये है फॉरवर्ड वाइंडिंग, और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो वाइंडिंग आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली वाइंडिंग ये बेसिकली है बैकवर्ड वाइंडिंग, राइट। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड वाइंडिंग और ये बैकवर्ड वाइंडिंग का सीन क्या है, अगर आपका करंट फॉरवर्ड वाइंडिंग में से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तो बैकवर्ड वाइंडिंग में अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इन फॉरवर्ड वाइंडिंग देन इन बैकवर्ड वाइंडिंग करंट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली अगर फॉरवर्ड वाइंडिंग में करंट अगर आपका ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, सिमिलरली इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अप टू डाउन इन फॉरवर्ड वाइंडिंग में करंट अगर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो बैकवर्ड वाइंडिंग में जो करंट होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा। अब ये फॉरवर्ड वाइंडिंग का क्या
ये फॉरवर्ड वाइंडिंग और ये बैकवर्ड वाइंडिंग हमने जो कंसिडर किया है, इसके साथ डॉट कन्वेंशन किस तरीके से एसोसिएटेड होता है मैं आपको इसके बारे में सबसे लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहला मैं आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर जो लास्ट में जो ट्रिक है डॉट कन्वेंशन की वो मैं आपको बता दूंगा, और वो ट्रिक के हिसाब से आप चुटकियों में बता दोगे कि कौन से टर्मिनल से करंट जाएगा, कौन से टर्मिनल से करंट आएगा वापस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको दो कॉइल दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल। चार टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, पहला वाला टर्मिनल, यहाँ पर ये दूसरा वाला, यहाँ पर ये तीसरा वाला और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है चौथा वाला टर्मिनल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डॉट कन्वेंशन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ये फिगर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली फिगर, तो ये वाली फिगर में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दो कॉइल दिखाई दे रही है। सबसे पहला यहाँ पर हमें C1 कॉइल दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है बेसिकली है C2 कॉइल। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं C1 कॉइल। C1 कॉइल में ये जो फॉरवर्ड वाइंडिंग हमें जो दिखाई दे रही है, फॉरवर्ड वाइंडिंग के वहाँ हमने लगा दिया डॉट। यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग आपको जो दिखाई दे रही है फॉरवर्ड वाइंडिंग, और ये वाली जो वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है जहाँ से यहाँ पर हमने जो B शो किया है, ये B के साथ जो वाइंडिंग है ये है बैकवर्ड वाइंडिंग, और ये वाली पूरी वाइंडिंग फॉरवर्ड वाइंडिंग, और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है वो है बैकवर्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फॉरवर्ड वाइंडिंग हमें जो दिखाई दे रही है उसके यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। नोट दैट डॉट से या तो करंट जाएगा या तो करंट आएगा। यहाँ पर हमने फॉरवर्ड वाइंडिंग पे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, और ये जो डॉट है इस पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो करंट है वो जा रहा है, इनकमिंग करंट जा रहा है ये डॉट पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डॉट के अंदर इनकमिंग करंट जाएगा तो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा नीचे से ऊपर की तरफ होगा। तो फॉरवर्ड वाइंडिंग में जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, जो कि हमें ये एरो शो कर रही है कर्सर की टिप। तो यहाँ पर ये पहला हमने ये देखा एज्यूम डॉट एट वन टर्मिनल, किसी भी एक टर्मिनल पर हमें डॉट एज्यूम करना है, एंड एज्यूम करंट फॉर दैट डॉट, और वो जो डॉट है उसके लिए हमें करंट एज्यूम करना है, या तो करंट इनकमिंग होगा या तो आउटगोइंग होगा। और कैन से एज्यूम करंट इज़ एंटरिंग इन डॉटेड टर्मिनल, या फिर आप एज्यूम कर सकते हो कि जो डॉटेड टर्मिनल है उसके थ्रू करंट इन करेगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको ये बोलना चाह रहा है कि जो करंट होगा वो डॉटेड टर्मिनल से या तो इन करेगा या तो आउट करेगा, और किसी भी एक कॉइल के लिए, किसी भी कॉइल के लिए आप या तो एक इनकमिंग करंट कंसिडर करोगे या तो एक आउटगोइंग। यहाँ पर आपको कितनी कॉइल दिखाई दे रही है, दो कॉइल, यहाँ पर ये C1 कॉइल और यहाँ पर ये C2 कॉइल। तो C1 के लिए आप या तो इनकमिंग करंट कंसिडर करोगे या तो आउटगोइंग करंट कंसिडर करोगे, दोनों करंट कंसिडर नहीं करोगे। सिमिलरली यहाँ पर ये जो C2 जो कॉइल है इसके लिए या तो हम लोग इनकमिंग करंट कंसिडर करेंगे या तो आउटगोइंग करंट कंसिडर करेंगे, हम लोग दोनों करंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो C1 जो कॉइल है इसके साथ एसोसिएटेड जो करंट है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखो हमने डॉट कौन से वाइंडिंग पे लगाया, डॉट हमने बेसिकली लगाया फॉरवर्ड वाइंडिंग के अक्रॉस, राइट। यहाँ पर हमने डॉट फॉरवर्ड वाइंडिंग के अक्रॉस लगाया। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर आपको जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर है वो आपको करंट के डायरेक्शन में अलाइन करना है। तो जो थंब होगा वो आपको इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। अभी आ जाते हैं ये C2 कॉइल पर। ये C2 कॉइल पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा इन कंपैरिजन विद दिस मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि C1 कॉइल में बन रहा है। C1 कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो C2 कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होगा, ये वाले डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम लोग देखें ये जो C2 कॉइल है इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अभी आपको क्या करना है, जो राइट हैंड का जो थंब है उसे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन में अलाइन करना है, और जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो आपको इंडिकेट करेंगी करंट का डायरेक्शन इन दिस कॉइल 2। तो जो करंट का डायरेक्शन आपको जो मिलेगा कॉइल 2 में वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। यहाँ पर अगर आप देखो ये वाले कॉइल में हमने कंसिडर किया इनकमिंग करंट, तो ये वाले कॉइल में आपको कंसिडर करना है आउटगोइंग करंट। ऐसा नहीं कि ये वाले कॉइल में आपने कंसिडर किया इनकमिंग करंट तो यहाँ पर भी आप कंसिडर करते बैठ रहे हो आउटगोइंग करंट। आपको एक कॉइल में इनकमिंग कंसिडर करना और एक कॉइल में आपको कंसिडर करना है, दूसरी वाली कॉइल में आपको कंसिडर करना है आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो कॉइल है इसमें हमें कंसिडर करना है आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो फॉरवर्ड वाइंडिंग में जो करंट होगा ऊपर से नीचे की तरफ होगा, और ये बैकवर्ड वाइंडिंग में जो करंट होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो करंट है वो ये C2 कॉइल में एंटर कर रहा है, और ये वाला जो करंट है C2 कॉइल से लीव कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो करंट है ये आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया डॉट, राइट। तो हो गया ना ओवरऑल प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको मे भी समझ में आ गया होगा या फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी आपको मैं थोड़ा सिंपल ट्रिक बताता हूँ, मगर आपको टेक्निकल रीज़न भी पता होना चाहिए। हर जगह ट्रिक का हम लोग सहारा नहीं ले सकते, आपको टेक्निकल रीज़न भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने टेक्निकल रीज़न के बारे में बात किया, अभी मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो डॉट आपने कहाँ पर लगाया, फॉरवर्ड वाइंडिंग पे लगाया, राइट। और ये फॉरवर्ड वाइंडिंग पे आपने कंसिडर किया इनकमिंग करंट।
तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाली कॉइल में भी फॉरवर्ड वाइंडिंग से आपको मिलेगा आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर आप देखो फॉरवर्ड वाइंडिंग का ये वाला जो टर्मिनल है, यहाँ से आपको मिलेगा आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर आप लगा दो डॉट। सिमिलरली ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये वाली कॉइल और यहाँ पर ये वाली कॉइल। यहाँ पर अगर आप देखो ये वाली जो कॉइल है, इसकी ये फॉरवर्ड वाइंडिंग पे हमने यहाँ पर लगा दिया है डॉट, और ये डॉट में इनकमिंग करंट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये वाली जो कॉइल आपको जो दिखाई दे रही है, ऑब्वियसली ये वाली कॉइल से आपको मिलेगा आउटगोइंग करंट। मगर आउटगोइंग करंट आपको कहाँ से मिलेगा? आउटगोइंग करंट आपको फॉरवर्ड वाइंडिंग से ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो फॉरवर्ड वाइंडिंग से ही आपको आउटगोइंग करंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने लगा दिया कुछ इस तरीके से डॉट। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल देख लो, ये वाला एग्जाम्पल, फिर उसके बाद टेक्निकल रीजन के भी बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने प्राइमरी कॉइल कंसिडर किया, यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये बैकवर्ड वाइंडिंग आपने कंसिडर किया है, और बैकवर्ड वाइंडिंग पे आपने कंसिडर किया है इनकमिंग करंट। तो जो आउटगोइंग करंट होगा ये दूसरी वाली कॉइल में, इनकमिंग करंट आपको पहली वाली कॉइल में मिलेगा, आउटगोइंग करंट आपको दूसरी वाली कॉइल में मिलेगा, राइट। जैसे कि हमने बात किया, किसी भी एक कॉइल में या तो इनकमिंग करंट होगा या तो आउटगोइंग करंट होगा। तो यहाँ पर ये जो पहली वाली जो कॉइल है, उसके बैकवर्ड वाइंडिंग पे आपने लगा दिया डॉट, जहाँ से आपको मिल रहा है इनकमिंग करंट। डॉट आपने लगा दिया और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि यहाँ से इनकमिंग करंट आ रहा है। यहाँ पर आप देखो जो दूसरी वाली जो कॉइल है, इसमें आपको जो आउटगोइंग करंट जो मिलेगा वो भी आपको कौन सी वाइंडिंग में से मिलेगा? बैकवर्ड वाइंडिंग में से। तो बैकवर्ड वाइंडिंग कौन सी, सी वाली है या फिर डी वाली है? बैकवर्ड वाइंडिंग डी वाली है। तो यहाँ पर आप देखो डी वाली वाइंडिंग पे आपने लगा दिया डॉट। सिमिलरली ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये कॉइल C1 और यहाँ पर ये कॉइल C2। यहाँ पर आप देखो जो डॉट है वह आपने कहाँ पर लगाया? फॉरवर्ड वाइंडिंग पे लगाया, और फॉरवर्ड वाइंडिंग पे जो करंट है वो क्या कर रहा है? इन कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है, यहाँ पर आपको जो आउटगोइंग करंट जो मिलेगा वो भी आपको कहाँ से मिलेगा? फॉरवर्ड वाइंडिंग से। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये C वाली वाइंडिंग और D वाली वाइंडिंग, दोनों में से फॉरवर्ड वाइंडिंग कौन सी है? दोनों में से जो फॉरवर्ड वाइंडिंग है वो C वाली वाइंडिंग है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो C वाली जो वाइंडिंग है, यहाँ पर आपने डॉट लगा दिया, क्योंकि C वाली वाइंडिंग से आपको मिलेगा आउटगोइंग करंट। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। अभी थोड़ा टेक्निकल रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं, टेक्निकली हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। तो ट्रिक से हमने ये समझा, अगर फॉरवर्ड वाइंडिंग पे अगर डॉट है, कॉइल C1 के फॉरवर्ड वाइंडिंग पर डॉट है, और आप अगर इनकमिंग करंट एज्यूम कर रहे हो, तो कॉइल C2 के भी फॉरवर्ड वाइंडिंग पर आपको डॉट कंसिडर करना होगा, और वहीं पर ही आपको आउटगोइंग करंट मिलेगा। तो इसका हम लोग टेक्निकल रीज़न भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया C1 कॉइल और यहाँ पर ये C2 कॉइल। यहाँ पर ये C1 कॉइल पर हमने यहाँ पर ये टर्मिनल ए पर कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया डॉट, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये डॉट से जो करंट होगा वो इन करेगा, हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। तो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो कर्ल्ड फिंगर को अगर हम लोग मोड़े राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो जो थंब होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो ये पहली वाली जो कॉइल है, इसके लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन मिला, जो कि है नीचे की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर ये जो दूसरी वाली जो कॉइल हमने जो कंसिडर किया, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, राइट। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, तो जो राइट हैंड का जो थंब होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे ऊपर की तरफ। तो जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो हमें इंडिकेट करेंगी करंट का डायरेक्शन। तो जो करंट का जो डायरेक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होगा, और जो आउटगोइंग करंट होगा वो आपको कौन से टर्मिनल से मिलेगा? टर्मिनल D से मिलेगा, क्योंकि जो टर्मिनल D है वो है फॉरवर्ड वाइंडिंग। अगर इनकमिंग करंट अगर फॉरवर्ड वाइंडिंग से जा रहा है, तो जो आउटगोइंग करंट होगा वो भी आपको फॉरवर्ड वाइंडिंग से मिलेगा। इनकमिंग करंट अगर फॉरवर्ड वाइंडिंग बैकवर्ड वाइंडिंग से जा रहा है, तो जो आउटगोइंग करंट है वो भी आपको बैकवर्ड वाइंडिंग से मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो कौन से टर्मिनल से इन किया? A टर्मिनल से, और करंट कौन से टर्मिनल से आउट किया? D टर्मिनल से। करंट एंटरिंग टर्मिनल है, करंट लीविंग टर्मिनल D। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला एग्जांपल भी कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप के बारे में नहीं बताया डॉट प्रोडक्ट के। जैसे कि हमने डिस्कस किया, पहला हमें क्या एज्यूम करना है? हमें डॉट एज्यूम करना है, वो डॉट पे हमें इनकमिंग करंट दे देना है, राइट। फिर उसके बाद हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन फ्लक्स डायरेक्शन ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन कॉइल। फिर तीसरा हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? डिटरमाइन फ्लक्स डायरेक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल विच विल बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल। हमें क्या करना है? फ्लक्स की डायरेक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है सेकंड वाली कॉइल की, और जो सेकंड वाली कॉइल का जो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो पहली वाली कॉइल के फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो फ्लक्स के डायरेक्शन के हेल्प से दूसरी वाली जो कॉइल है उसमें आप करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो उसी के ऊपर यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, और जितने भी हमने इससे पहला जो एग्जाम्पल दिया था वही प्रोसीजर पर बेस्ड थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कॉइल C1, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कॉइल C2। जैसे कि हमने डिस्कस किया, नोट दैट करंट विल एंटर फ्रॉम डॉट एंड लीव फ्रॉम डॉट। जो करंट होगा डॉट से ही एंटर करेगा और डॉट से ही लीव करेगा। ये टिप याद रखना, फॉरवर्ड वाइंडिंग से करंट अगर एंटर कर रहा है तो जो करंट होगा फॉरवर्ड वाइंडिंग से ही लीव करेगा। अगर आप डॉट अगर बैकवर्ड वाइंडिंग पे लगाए हो
तो जो करंट जो अगर आप डॉट अगर बैकवर्ड वाइंडिंग पे लगाओ और वो बैकवर्ड वाइंडिंग से करंट अगर एंटर कर रहा है तो जो करंट होगा वो एग्जिट भी बैकवर्ड वाइंडिंग से ही करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया कोर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया C1 कॉइल और यहाँ पर ये C2 कॉइल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी जो बैकवर्ड वाइंडिंग है उस पर हमने लगा दिया है डॉट, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो बैकवर्ड वाइंडिंग है इसके थ्रू करंट इन कर रहा है। तो और जैसे कि हमने बात किया था बैकवर्ड वाइंडिंग में करंट और फॉरवर्ड वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। बैकवर्ड वाइंडिंग में करंट अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो फॉरवर्ड वाइंडिंग में जो करंट होगा वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। अभी राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को आप अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर मोड़ते हो तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब ये कोर से जो फ्लक्स होगी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी, फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है इसके लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये वाली कॉइल के लिए जो फ्लक्स होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब ये वाली कॉइल का जो फ्लक्स जो बन रहा है उसका जो डायरेक्शन है ये वाली कॉइल के लिए वो नीचे से ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये वाली जो कॉइल है इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो ये वाली जो कॉइल है इसका जो डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे की तरफ होगा φm, राइट। अभी यहाँ पर आपको फ्लक्स का डायरेक्शन मिल गया। अभी आप करंट को आइडेंटिफाई कर लो। जो राइट हैंड का जो थंब है आप उसको फ्लक्स के डायरेक्शन में अलाइन कर लो नीचे की तरफ। तो जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो आपको इंडिकेट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो आपको इंडिकेट करेंगी करंट का डायरेक्शन। तो जो करंट का जो डायरेक्शन होगा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में करंट होगा इनवर्ड, राइट हैंड साइड में जो करंट होगा वो आउटवर्ड होगा। तो जो करंट होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा जो कि आपको ये एरो इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आपने डॉट कौन सी वाइंडिंग पे लगाया था, बैकवर्ड वाइंडिंग पे। तो यहाँ पर भी जो डॉट होगा कौन सी वाइंडिंग पे लगेगा, बैकवर्ड वाइंडिंग पे। तो यहाँ पर आप देखो जो टर्मिनल टी है वहाँ से जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। सिमिलरली लास्ट वाला एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हम पूरी वाइंडिंग फॉरवर्ड वाइंडिंग और ये वाली जो वाइंडिंग है ये है बैकवर्ड वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, दिस कर्सर इज़ नॉट मूविंग। एक्चुअली कर्सर मूव नहीं कर रहा है बराबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो कैसा फ्लो कर रहा है, जो करंट है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। तो अगर आप राइट हैंड की अगर कर्ल्ड फिंगर को ऊपर से नीचे की तरफ अगर मोड़ो तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा आपको बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर मैं आपको डॉट के बारे में बताना ही भूल गया। यहाँ पर ये टर्मिनल है और टर्मिनल बी पे हमने क्या लगा दिया, डॉट। और ये जो डॉट है इस पर इनकमिंग करंट हमने एज्यूम किया है। तो यहाँ पर ये डॉट पे इनकमिंग करंट ऊपर से नीचे, ये कॉइल से भी करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा, राइट। तो जब आप यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को अलाइन करोगे तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो आपको कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज मिलेगा। क्लॉकवाइज आपको मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन। तो ये वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है ये वाली कॉइल के लिए। तो ये वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो ये वाली कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो आप अभी अगर राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर, राइट हैंड के थंब को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलाइन करो तो जो राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर होगी वो आपको इंडिकेट करेंगी करंट के फ्लो का डायरेक्शन। तो ये वाली जो कॉइल है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि जो करंट है वो फॉरवर्ड वाइंडिंग से इन कर रहा है, तो यहाँ से भी जो करंट है वो फॉरवर्ड वाइंडिंग से आउट करेगा। तो जो करंट है वो कौन से टर्मिनल से आउट करेगा, जो करंट है वो सी वाले टर्मिनल से आउट करेगा। और यहाँ पर ये जो सी वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर हमने लगा दिया है डॉट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये सी वाले टर्मिनल पर हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया है डॉट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको बेसिकली दो कॉइल मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल, यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल, यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, करंट अगर पहली वाली कॉइल में से अगर फॉरवर्ड वाइंडिंग से इन कर रहा है और वहाँ पर आप डॉट लगा रहे हो तो दूसरी वाली जो वाइंडिंग होगी वहाँ से, दूसरी वाली वाइंडिंग में से भी जो करंट है वो फॉरवर्ड वाइंडिंग से ही आउट करेगा और वहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, डॉट लगाना होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, दो कॉइल है, अगर पहली वाली कॉइल की फॉरवर्ड वाइंडिंग से करंट इन कर रहा है और आप अगर वहाँ पर डॉट लगा रहे हो तो दूसरी वाली जो वाइंडिंग है, दूसरी वाली वाइंडिंग के केस में भी फॉरवर्ड वाइंडिंग से ही करंट आउट करेगा और वहाँ पर ही आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डॉट कन्वेंशन। और ये डॉट कन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन।